हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है संपोषी व्यतिकरण के लिए समान तरंग दैर्ध्य कला तथा आयाम की दो तरंगों के बीच कलांतर कितना होना चाहिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा में ये देखेंगे कि संपोषी व्यतिकरण आखिर होता है। तो संपोषी व्यतिकरण को हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए दो तरंग है हमारे पास, एक पहली तरंग जो कि काले रंग से है और हम लोग इसको पर्पल बैगनी रंग से दर्शा देते हैं, और काले रंग से उसको दूसरी तरंग के रूप में दर्शा देते हैं। ये दोनों तरंग जो है अब आपस में व्यतिकरण करेंगे। व्यतिकरण करने का मतलब अध्यारोपण होगा। यहाँ पे देखिए ये दो तरंग जो है इनके श्रृंग से श्रृंग और यहाँ पे गर्त से गर्त जो है दोनों एक ही स्थिति में होते हैं। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि किसी माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में कहने का मतलब जिनका श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त जहाँ पे मिलता हो, ठीक है, यानी कि तरंगों के श्रृंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, उस बिंदु को दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती हैं और प्रकाश में ये जो परिणामी तीव्रता हमें मिलेगी वह अधिकतम होगा। और इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि परिणामी तरंग का आयाम जो है यहाँ पे हमें अधिकतम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा परिणामी तरंग हो जाएगा जो इनके दोनों के योग के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। तो जो परिणामी तरंग का यहाँ पे आयाम होगा जिसे ए से दर्शाते हैं, ये भी हमारे पास अधिकतम होता है मैक्सिमम, और तीव्रता आई जो होती है ये भी हमें अधिकतम मिलता है किसमें, संपोषी व्यतिकरण में। तो संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है समान कला में होने चाहिए और श्रृंग और गर्त एक साथ पड़ते हैं। ठीक है, तरंगों में समान कला में मिलेंगे तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण होगा। तो ये जो संपोषी व्यतिकरण है इसके लिए हम लोग को कलांतर कितना होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे। तो हमने अभी देखा कि संपोषी व्यतिकरण किस तरह से होता है, उसी की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अब आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। मुख्य अवधारणा के बाद तो हमें बोला गया है कि तरंगों के बीच कलांतर कितना होना चाहिए। कलांतर यानी कि फाई का मान हम लोग को पूछा गया है कितना होना चाहिए। तो जब भी संपोषी व्यतिकरण होता है तो जो कलांतर होता है फाई, वहां पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, देखिए तीव्रता और परिणामी आयाम का मान तो अधिकतम है हमारे पास, तो जो कॉस फाई होगा जो कि कलांतर के लिए यहाँ पे माना जाएगा, ये हमारे पास एक के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास जो फाई का मान होता है ये कितना होता है, 2 पाई गुणित एन के रूप में हमें मिलता है। अब यहाँ पे ये जो एन है, एन का मान हम लोग भिन्न भिन्न रख सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, इस तरह से ये बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कलांतर होगा फाई का मान, तो हमें कॉस का मान क्या है, अधिकतम बनाए रखना है। ठीक है, तो फाई का मान हम लोग को अधिकतम बनाए रखना है, यानी कि कॉस फाई का मान हमें 1 बनाए रखना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस फाई की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारे पास फाई का मान 0 रखेंगे, कॉस फाई का मान 0 होगा जो कि हमारे पास 1 के बराबर हमें मिलेगा। ठीक है, कॉस 0 अंश का मान हमें 1 मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाई में क्या कर देंगे, पाई का मान रख देंगे, यानी कि जो फाई हमने देखा था इसमें क्या था, 2 गुणित एन, और इसमें पाई का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो संपोषी व्यतिकरण करने वाली दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर होगा फाई का मान, वह कितना होना चाहिए, तो ये हमें 0 या फिर यह मान जो है पाई का गुणक होना चाहिए। तभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई का गुणक समगुणक या गुणक होगा, तभी हम लोग कॉस फाई का मान जो है 1 प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो संपोषी व्यतिकरण है उसके लिए कलांतर 0 या पाई का गुणक होना चाहिए। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद।